गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? ओके, तो आज क्या क्या डाउट करना है बोलो। गुड इवनिंग बेटा। कौन कौन नहीं आया है? ध्रुव इज देयर, गौरव, शिवानी, वंशिका, वासु। बाकी जनता एब्सेंट है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। शैल वी स्टार्ट? ग्रेट, वेलकम। ठीक है, डाउट बोलो बेटा फटाफट जल्दी से। क्या डिस्कस करना है आज? टेक्सचुअल एक्सरसाइज करनी थी। टेक्सचुअल 4 और 5 के। कौन सी? 4 एंड 5। 4 और 5। 4 और 5 के जो डिस्कशन का वीडियो था वो मैंने शेयर किया था, उसको देखा था आप लोगों ने? देखा था या नहीं देखा था? फटाफट बोलो। नो सर। जो इसीलिए मैं जितने भी डिस्कशन के वीडियोस होते हैं ना सारे शेयर करता रहता हूँ, सो दैट आप उसको भी देख लिया करो। कई सारे डाउट आपके वही होंगे, वो डिस्कस हो जाते हैं, उसके अलावा कुछ है तो वो डिस्कस करें। बट एनीवे नहीं देखा है तो पूरा ही डिस्कस करना पड़ेगा। बोलो, T4 में क्या क्या डाउट है? एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर आपने लास्ट टाइम पेरेंट्स मीटिंग में एक पॉइंट बताया था ना कि भाई जैसे क्लास के बाद आप लेक्चर को दोबारा देखने में टाइम वेस्ट करते हैं तो एक प्रॉब्लम है। तो हम्म सर जैसे लेक्चर में अगर हम क्लास मतलब कि लिखने के ओरिएंटेड हो सिर्फ, तो सर प्रॉपर समझ नहीं आता, या फिर सम प्रॉपर इंटरेक्ट करे और नोट्स ना बनाए तो सर उसमें फिर बाद में टाइम देना पड़ता है क्लास के बाद, 1 आवर 1.5 आवर नोट्स पूरे करने के लिए। तो सर बेटा लेक्चर में आप देखते हो मैं स्पीड को बहुत स्लो रखता हूँ। 1.5 घंटे का लेक्चर होता है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है। कॉन्सेप्ट डिस्कस करते समय बहुत स्लो, बहुत आराम से तुमसे सारा हर कॉन्सेप्ट का ये भी मैं पूछता हूँ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, फिर मैं बोलता हूँ उसको नोट कर लिया कि नहीं नोट कर लिया। फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन में भी मैं यही फॉलो करता हूँ, हर क्वेश्चन नोट कर लिया कि नहीं। अब क्वेश्चन जब समझाया जा रहा है तब थोड़ी आपको ये होता है कि आपको पहले नोट करूं या पहले समझ, क्योंकि क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर दिया गया। फिर मैंने बोला क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में मान लो 2-3 मिनट 4 मिनट का टाइम है, तो 2-3 मिनट में आप कुछ तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, एक्सेट्रा। फिर मान लो या तो आपसे क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मैंने जब उसका सोल्यूशन बताया तो पूरा मैं डिटेल सोल्यूशन बताता हूँ, तो साथ के साथ आप नोट करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप पूरी पूरी क्लास के अंदर में नोट्स बना रहे हो, अगर पूरा कॉपी कर रहे हो तो आपका दिमाग बिल्कुल स्विच ऑफ है, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं सर, वो चीज़ नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था अगर हम क्लास के बाद हाफ एन आवर या 1 आवर उस पे ऊपर लगा रहे हैं तो वो चीज़ खराब तो नहीं है सर? नहीं जैसे आपने लास्ट टाइम। तुम्हारे मतलब देखो ऐसा है ना कि मैं तो बोल रहा हूँ अगर आपको compete करना है तो, क्योंकि टाइम सबके पास बराबर होता है, ठीक है। अगर आप क्लास के बाद अगर 1 घंटे 45 मिनट लगा रहे हो नोट्स को रिवाइज करने में, तो वो 45 मिनट में आप क्या रिवाइज करोगे? पूरा का पूरा पलटोगे ना एक तरफ से एक तरफ तक। बट क्या आप यस सर। मान लो क्लास के अंदर मान लो 15 पेज, आपने 10 12 15 पेज का नोट्स बना। अब वो 15 पेज को अगर आप एक एक पेज को पलट के रिवाइज करोगे तो वो 15 पेज में केवल 10% 15% बातें हैं जो तुम्हें नहीं समझ में आई है, बाकी 85% तो तुम्हें क्लियर है। देन वाई यू आर गोइंग थ्रू ऑल दोस 85%? दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि जब आप क्लास के तुरंत बाद जब प्रैक्टिस करने के जस्ट पहले रिवीजन करोगे तो तुम 100% रिवाइज करोगे, बट एक्चुअली तुम्हें केवल 15% का रिवीजन चाहिए। तो आप सीधे प्रॉब्लम पे जाओ। जब आप 10 क्वेश्चन करोगे उसमें से 3-4 सवाल जो नहीं होंगे, जो नहीं होने वाली बातें हैं वही तो रिवीजन चाहिए था, क्योंकि जो नहीं समझ में आया था उसी पर सवाल नहीं होंगे। तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को उसमें देख लो तो तुम्हारा समय बचेगा। यही बात मैंने बोली थी, बाकी आपकी अपनी सुटेबिलिटी है। बाकी जो आपको बेटर लगता है, जो आपके लिए सुटेबल है करो। हर बच्चे के लिए एक ही चीज नहीं सुटेबल होती है, लेकिन इन जनरल मैंने बताया कि सारे बच्चों को इस बात की आदत डालनी चाहिए, इसका फॉलो करना चाहिए। एनीवे पहले तो क्वेश्चन पे चलते फिर हैं। तो चलो भाई बताओ। असाइनमेंट, असाइनमेंट हाँ। टेक्सचुअल एक्सरसाइज आपने कौन सा बोला? 4 4 ही बोला ना बेटा ध्रुव? यस सर।
4 में कौन सा? फिर 14th का सेकंड और थर्ड, 4 में 14th का बेटा ये सेकंड एंड थर्ड। बेटा 14th क्वेश्चन और 15th ये दोनों क्वेश्चन पूरा डिस्कस हुआ है उसमें, तुम लोगों ने उसको ओके देखा सर। नहीं। चलो कोई बात नहीं है, देख लो 14th क्वेश्चन क्या है। Six married couples are standing in a room. If 4 people are randomly chosen, find the probability that। अब देखो पहली बात तो है कि NS क्या होगा। NS 12 में से कोई 4 को सेलेक्ट करना है, तो NS तो 12C4 हो गया। बोलो, इसमें तो कोई डाउट नहीं। यस सर। अब आ जाते हैं, तुम कौन सा पार्ट बोल रहे थे? सेकंड एंड थर्ड। ओके, पहले तो हम आ जाते हैं कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है। फर्स्ट का 2 मैरिड कपल्स आर चोजन, 4 सेलेक्ट किए, 2 कपल सेलेक्ट हुए, तो उसके लिए क्या है, टोटल कपल कितने हैं? 6, तो 64 62, इजंट इट? तो ये वाला तो सबका आ गया होगा, क्यों भाई ध्रुव? 62 अपॉन 12 सर। ये वाला तो सबका आ गया होगा। और वैल्यू निकालना चाहो तो 62 कितना होता है बेटा? 15। और 12C4 कितना होता है? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल 24। तो यही यही आया होगा। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आया था इसका? पहले मुझे इसका आंसर तो बता दो। 1/33। 1/33। थ्री थ्री जा 9, 3 5 जा 15, 5 है, 5 2 जा 10, 12 2 24, 1/33। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या पूछेगा? नो मैरिड कपल इज अमंग द 4। क्या किया इसके लिए? कोई मैरिड कपल नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या किया? तो इसके लिए ऐसे देखो, 6 है, ऐसे कुछ है ना, मान लो H1 W1 H2 W2 H3 W3 H4 W4 H5 W5 एंड H6 W6। ये आपके पास में 6 कपल्स हैं। अब एक तरीका तो ये है कि आप ऐसा करो कि ये 12 टोटल 12 कपल है, मतलब 12 पर्सन्स हैं, उनमें से एक तरीका का आप एक कोई सिलेक्ट कर लो, 12 में से एक। अब जिसको लिया, मान लो ये आया H1 लिया, तो उसके जो स्पाउस है उसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि अब हम अगला लेने जाएंगे तो अगर मैंने H1 लिया तो W1 नहीं आना चाहिए, अगर W1 लिया तो H1 नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद अब बच्चे कितने? एक तो ले 10। लिया, हाँ 10, 10 में से फिर एक ले लो और उसके स्पाउस को रिजेक्ट कर दो। फिर बच्चे कितने? 8, 8 में से एक ले लो, उसके स्पाउस को रिजेक्ट कर दो। फिर बच्चे कितने? 6। एक ले लो, स्पाउस को रिजेक्ट कर दो। तो क्या आएगा ये? एनी क्या आएगा? तो इट इज 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6। ठीक है सर। और NS कितना था? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैलकुलेट करो तो क्या आएगा? 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई NS जो लिखा था, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल के ऊपर 4 फैक्टोरियल कर दो। क्या हुआ भाई? क्या क्या कैंसिल हुआ? देखो 12 गोज विद 12, 10 with 10 and 8 6 3 2s
3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो नीचे तो 33 आ गया, 33 तो ऐसे रहने दो। न्यूमरेटर में क्या आएगा? एक सेकेंड, हमने क्या किया, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, एक सेकेंड। क्या किया मैंने? नो मैरिड कपल चाहिए था ना? नीचे कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। NS हमने क्या लिखा? 12C4। अच्छा, डिनोमिनेटर में हमने कॉम्बिनेशन किया तो ऊपर भी हमें कॉम्बिनेशन ही करना पड़ेगा ना। तो वी हैव चोजन, अच्छा यहाँ पर तो फिर परम्यूटेशन हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल नहीं लेंगे हम, 4 फैक्टोरियल नहीं लेंगे बेटा यहाँ पर, बिकॉज हम न्यूमरेटर में अरेंजमेंट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी अरेंजमेंट हुई होना चाहिए। तो 12C4 के बजाय 12P4 होगा। तो अगर आप ऐसे लिखना चाह रहे हो ना, तो इसके साथ में आपको ये भी लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1/4 फैक्टोरियल। रीजन बीइंग, क्योंकि इसमें ऐसे समझो आप कि मान लो 12C1 में आपने यहाँ H1 लिया, ठीक है, W1 रिजेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे मान लो W2 लिया तो H2 रिजेक्ट हो गया, फिर यहाँ पर H3 लिया मान लो तो W3 रिजेक्ट हो गया, फिर मान लो H4 ले लिया। इसी तरह से एक केस ऐसा भी बनेगा कि ये 12C1 के जो 12 वेज ले रहे हैं उसमें यहाँ पर तुम्हारा H मान लो आ गया ऐसा H4, और यहाँ पर आ गया H1, यहाँ पर आ गया W2, यहाँ पर आ गया H3। तो ये केसेस भी बनेंगे, मतलब एक ही चीज परम्यूट हो रही है। तो ये जब आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ परम्यूटेशन हो रहा है, बट डिनोमिनेटर में हमने NS लिखते समय 12C4 लिखा था, ये केवल कॉम्बिनेशन है, केवल सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं है। तो या तो यहाँ पर 12P4 कर दो नीचे तो आंसर सही आएगा, और या तो यहाँ पर 1/4 फैक्टोरियल कर दो। तो जैसी मर्जी आपको, आप अगर NE को यही रखना चाहते हो तो NS के जगह पर 12C4 के बजाय 12P4 कर दो, तो भी वही आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा इसका 16/33, 16/33। अब बोलो, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? Excuse me, sir. यस सर। हाँ यस, बोलो बोलो। तो जैसे हमने ऊपर वालों को पहले परम्यूट किया तो फिर हम जब उसको करते हैं तो 4 फैक्टोरियल से करते हैं, तो ये 1/4 फैक्टोरियल से क्यों किया? क्योंकि मैं बिकॉज मैं NS के लिए परम्यूटेशन नहीं यूज कर रहा हूँ बेटा, कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ ना, तो इसको भी हमने कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमने 1/4 फैक्टोरियल कर दिया। NE की वैल्यू ये नहीं आएगी, NE की वैल्यू दिस इंटू 1/4 फैक्टोरियल आएगी। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, ऐसे लिखूं कि 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6, है ना, 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल अपॉन NS क्या था 12C4, 12C4 क्या होगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और बाकी तो आपने देख ही लिया था। तो ये 12 और 10, 12 और 10 कैंसिल हो गया था, फिर यहाँ पर 3 3 जा 3 2 जा, 8 2 जा 16, 11 3 जा 33, तो 16/33 will be the answer. ओके सर। ठीक है, ये था जब नो मैरिड कपल इज सिलेक्टेड, उसका केस हो गया 16/33। अब थर्ड केस को अगर सॉल्व करना है तो थर्ड के लिए, थर्ड क्या है जरा ध्यान से पढ़ो। एग्जैक्टली 2 मैरिड कपल, 1 मैरिड कपल। तो देखो सिचुएशन क्या है, अगर आप 4 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, 4 पीपल आर टेकन, तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी होगी, नो कपल और 1 कपल
और 2 couples. और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नो Will सर there- और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, राइट? अगर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती तो बात खत्म नहीं हो गई कि इन तीनों का ऐड करके क्या आना चाहिए? 1 probability no couple, Yes, sir. probability no couple plus probability 1 couple plus probability 2 couples इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। तो हमें चाहिए क्या? 1 मैरिड कपल। ये तो नो कपल की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/33, नो 16/33 प्लस ये प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए वो स्मॉल p है। 2 कपल की प्रोबेबिलिटी थी 1/33 इज इक्वल टू 1। गेट द आंसर। आंसर कैलकुलेट करो बेटा, क्या आ रहा है बताओ। तो p की वैल्यू क्या आएगी? 1 - 17/33 16/33. 16/33. 16/33। ठीक है, तो ये भी हो गया। सो डन। और कोई डाउट तो नहीं? ऐसे ही 15th। अब 15th में ऐसा करो, 15th भी सिंपल ही है, लगभग कॉन्सेप्ट इसी तरह का है। बताना है? सर हिंट कर दो बस. हिंट क्या, पूरा ही सॉल्व हो जाएगा हिंट करके। देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। Six married couples are standing in a room. If the 12 people are divided into 6 pairs, find the product. 12 people are divided into 6 pairs. तो what is NS? 12 बंदों को 6 पेयर में डिवाइड करने के कितने वेज हैं? (12C2) into 10C2 into 8C2 into 6C2 into 4C2 into 2C2। 10 में से 2 ले लो, 2-2 लेते जाओ। होप यू एग्री। Yes, sir. अब जरा देखो ये आएगा क्या है। बेसिकली ये तो हुआ, जैसे ऐसे समझो। अब ये सब परमुटेशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो अगर मैं बोलो ABCD, राइट, ये 4 हैं और इसको 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करो, तो आप क्या बोलते हो कि 4C2 फर्स्ट ग्रुप के लिए इंटू 2C2। तो आंसर क्या आता है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही आता है। Yes, sir. तो ये तो हो गया कि जरा देखो कितने आए, आंसर वैल्यू आएगी क्या? 24/4, 6 वेज आएंगे, है ना। अब जरा देखो कैसे Yes, sir. बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। जैसे AB लिया, 4C2 का मतलब क्या होता है? 6। वो कौन कौन से? 2 सेलेक्ट करना है, AB AC AD एंड देन BC BD एंड देन CD, यही है। बट अगर AB इधर लिया तो बच गया, BC दूसरे ग्रुप में चला जाएगा, CD। AC लिया तो BD दूसरे ग्रुप में चल जाएगा, AD लिया तो BC दूसरे ग्रुप में चल जाएगा, BC लिया तो AD सेकंड ग्रुप में जाएगा, BD इधर आया तो AC उधर गया, CD इधर आया तो AB इधर गया। अब जरा ध्यान से देखो, आपने जो आंसर किया ना 6 ग्रुप बनेंगे, 4 में से 2-2 के 6 ग्रुप बनेंगे, यही आंसर किया था ना। अरे बोलो भाई। यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो लो बोलते रहा करो, बोलोगे नहीं तो हमें नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो 6 ग्रुप है, आपको लगता है कि 6 ग्रुप बनेंगे? नहीं. नहीं लगता है ना। क्यों? बताओ, समझाओ क्यों नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है बोलो। अब ये नहीं रुक करके, नहीं बोल करके चुपचाप बैठ जाना, ऐसा क्योंकि थोड़ी। एक पर्सन तो एक ही पर्सन के साथ आ सकता है ना। Coupled है ना सर.
हाँ हाँ कपल्ड है, ठीक है, फिर तो फिर 6 से ज्यादा नहीं चाहिए। अरे यार दिस प्रॉब्लम एंड वट एवर आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ दे आर नॉट रिलेटेड। उसको छोड़ो, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ परमुटेशन का आपको, कि अगर ए बी सी डी ये 4 बंदे हैं और इनको 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है, 2 ग्रुप में 2 पेयर्स में डिवाइड करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, अभी मैं ये सिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने बोला ओके कि 4 में से 2 सेलेक्ट कर लो पहले ग्रुप के लिए, और जो बच गए वो दूसरे में चले जाएंगे, तो 4C2 वेज होंगे, मतलब 6 वेज होंगे। यही 6 वेज मैंने बना के दिखाए आपको। इज इट ओके और देयर इज सम प्रॉब्लम? यस क्या ओके ओके सर। मतलब तुम्हारे हिसाब से 6 ग्रुप बनने चाहिए, राइट? यस बट जरा ध्यान से देखो, क्या आपको लगता नहीं कि ये सर जो सिमिलर भी है ऊपर। ये पेयर और ये पेयर तो सेम ही है? Yes, sir. यस सर। एग्जैक्टली इसी तरह से ये और ये भी सेम है, एग्जैक्टली इसी तरह से ये और ये भी सेम है कि नहीं? यस Yes, सर। यस सर। बट जो मैंने 2 सेम बोले, ये सेम है ये बोलना भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो मान लो इसको मैं बोलता हूं पहला ग्रुप, इसको बोलता हूं दूसरा ग्रुप, इसको बोलता हूं तीसरा ग्रुप, इसको बोलता हूं चौथा ग्रुप, इसको पांचवा, इसको छठा। तो G1 G2, सिमिलरली G3 G4 और G5 G6 दे आर आइडेंटिकल। कब? if the groups have no name, if the groups have no name, तब ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, ये दोनों आइडेंटिकल, एंड देयरफॉर कितने आंसर क्या होगा? आंसर 6 नहीं आएगा, उस केस में आंसर क्या आएगा? 3. हाँ, एंड 3। thus then number of groups will be 3। 3 वे हैं, नंबर ऑफ वेज विल बी 3। क्या किसका वेज? 12 4 ऑब्जेक्ट को 2 के इक्वल ग्रुप में डिवाइड करने के 3 वेज होंगे। नंबर ऑफ वेज विल बी 3। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बट यस सर। ये केस 1, ये केस 1 है। अब जरा केस 2 पे जाओ। केस 2 ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो एक बात ओपन हो गई, क्लियर हो जाएगी हमेशा के लिए। इफ द ग्रुप्स आर नेम्ड, अगर दोनों ग्रुप्स के नाम हो, नेम्ड मतलब जैसे मैं बोलूं कि मान लो इस ग्रुप का नाम है P और इस ग्रुप का नाम है Q। अब जरा देखो, ए बी P में गया, P ग्रुप में लाई कर रहा है, और सी डी Q में, और यहां बोल रहे हैं सी डी P में है और ए बी Q में है, तो दोनों ग्रुपिंग अलग हो गई ना? Yes, यस sir. सर। जैसे मान लो 4 बच्चे हैं और वो 4 बच्चों को आप प्रेयर में, जैसे स्कूल में प्रेयर होती है, तो बोले 2 इधर खड़े हो जाओ, 2 इधर खड़े, मतलब 2 लोग 2 के पेयर में ग्रुप हो जाओ, तो आप 3 ही ग्रुप बनेंगे, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूं कि 4 बच्चे हैं और 2 हाउसेज हैं, येलो हाउस एंड रेड हाउस। अब अगर ए बी को आपने येलो हाउस में अलॉट कर दिया और सी डी को रेड में, तो ये अलग ग्रुपिंग हो गई। और जब सी डी को येलो हाउस दिया और ए बी को रेड, तो ये अलग वे हो गया, इजंट इट? यस सर। इसका मतलब है कि अगर ग्रुप्स का नेम होगा तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 6. हाँ, यस यस, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज विल बी नाउ 6। इसका मतलब एक जनरल फार्मूला बन गया। जनरल फार्मूला मैं बता रहा हूं, उसको नोट कर लो। अब जनरल फार्मूला नोट कर लो, वो क्या है? शैल आई राइट? तैयार हो लिखने के लिए? यस सर। यस सर नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्री एम ऑब्जेक्ट्स या 2m ऑब्जेक्ट्स टू
2 equal groups, 2 equal unnamed group, पहले लिखेंगे unnamed group is equal to 2 MCM divided by 2 फैक्टोरियल। दो ग्रुप हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये है ए पार्ट अननेम्ड ग्रुप, और बी पार्ट नेम्ड ग्रुप। अगर नेम्ड ग्रुप में डिवाइड करना है तब 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होगा, तब आंसर आएगा 2MCM। एग्जैक्टली इसी तरह से एक और रिजल्ट लिख लो। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग 3M ग्रुप्स, 3M ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, टू 3 इक्वल ग्रुप्स, 3 इक्वल ग्रुप्स। पहला पार्ट अननेम्ड ग्रुप अगर होगा तो आंसर लिखना है आपको, और दूसरा पार्ट नेम्ड। तो नेम्ड में तो आपको कुछ डिवाइड नहीं करना है, तो सीधे बोलेंगे 3M में से पहले M ले लो, फिर बचे 2M में से M ले लो, बचा M में से M ले लो तीसरे के लिए। ये पहले ग्रुप के लिए M ऑब्जेक्ट, ये दूसरे के लिए M ऑब्जेक्ट, ये तीसरे के लिए M ऑब्जेक्ट। जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो आएगा तुम्हारा 3M फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय M फैक्टोरियल इंटू M फैक्टोरियल इंटू M फैक्टोरियल, या इसी को बोल सकते हो 3M फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय M फैक्टोरियल का क्यूब। ये आएगा आंसर। अगर ग्रुप्स जैसे अभी जो क्वेश्चन किया था ना, जैसे मान लो हम ऐसा बोलें कि 4 ऑब्जेक्ट थे और 2 इक्वल ग्रुप में करना था, 2 इक्वल ग्रुप, तो आंसर क्या आया था, यही वाला फार्मूला लगा। तो पहले आपने बोला कि 4C2 नेम्ड के केस में 4C2, और अननेम्ड के केस में 4C2 मतलब 6, अननेम्ड में 1/2 फैक्टोरियल टाइम्स 4C2 दैट इज 3 करके दिखाया, तो वहां से कनेक्ट हो रहा है। ऐसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपके पास ABCDEF ये 4 बुक्स है, और 4 बुक्स को 3 इक्वल बंडल्स में, 3 बुक्स हैविंग इक्वल नंबर, 3 बंडल्स में डिवाइड करना है, तो इनटू 3 बंडल्स विद इक्वल ग्रुप्स करना है, इक्वल बुक्स लिखना है, तो कितने होंगे, तो आंसर आएगा क्या 6C2 इंटू 4C2 इंटू 2C2। बट ये नेम्ड है, बंडल का तो नेम नहीं होता है, सीधे आपने 2 बुक इधर रखी, 2 इधर रखी, तो अननेम्ड काउंट होगा। तो अननेम्ड काउंट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, जितने इक्वल ग्रुप बनेंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में आंसर आएगा 3M फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय M फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। जैसे यहां पर 2 इक्वल ग्रुप थे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा, 3 इक्वल ग्रुप होंगे तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ग्रुप आपस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, उससे ग्रुपिंग नहीं चेंज होगी, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज होगी। तो नेम्ड में वो पोजीशन रिक्वायर्ड है, बट अननेम्ड में वो पोजीशन से ग्रुप चेंज नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 1/3 फैक्टोरियल भी लिखना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा बोलो, आंसर आएगा 6C2 मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। वैल्यू कितनी आएगी जरा कैलकुलेट करो। तो 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, डिवाइडेड बाय 8 15। और यही अगर बोला जाए कि 6 बुक्स हैं और 3 स्टूडेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग 3 स्टूडेंट्स इक्वली, तब आंसर क्या आएगा। अब स्टूडेंट्स तो नेम्ड होते हैं, तो उसमें आंसर ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब।
तो ये तो कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स, इक्वल ग्रुप्स की बात हमने करी। अनइक्वल ग्रुप में तो ये लफड़ा ही नहीं होता है, वहां पर कोई इश्यू नहीं। जैसे मान लिया अगर मैं बोलूं, चलो इसको नोट कर लो, तो फिर एक पॉइंट वो भी लिखवा दूं, तो कम से कम एक पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे डिस्कशन में क्या याद रखना है, जितने इक्वल ग्रुप्स बनेंगे, है ना, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे जब ग्रुप्स का नेम नहीं होगा। बट अगर ग्रुप्स नेम्ड होंगे तो नेम मतलब इनडिफरेंशिएबल, अगर डिफरेंशिएबल ग्रुप्स हैं, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है उनको, उनका नाम है, जैसे अलग अलग कलर के बैग में डाल रहे हैं, या स्टूडेंट को क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या स्टूडेंट को सेक्शन में डाल रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, या सोल्जर्स को रेजिमेंट्स में डाल रहे हैं, तो रेजिमेंट्स के नेम होते हैं, क्लासेस के नेम होते हैं, सेक्शंस के नेम होते हैं, हाउसेस के नेम होते हैं। तो नेम्ड वाले केस में डिवाइड नहीं करना। लेकिन अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बट अननेम्ड में कर रहे हैं, जैसे सोल्जर्स को रेजिमेंट की बजाय बटालियंस में डाल रहे हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि 12 सोल्जर्स को 3 इक्वल बटालियन में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज हैं, तो आप बोलोगे 12C4 इंटू 8C4 इंटू 4C4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। बट अगर मैं बोलूं कि 12 सोल्जर्स हैं और उनको 3 बॉर्डर्स पे डेप्यूट करना इक्वली, तो बॉर्डर तो नेम होगा ना, वाघा बॉर्डर हो गया, पठानकोट बॉर्डर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, तो बॉर्डर नेम होंगे, बॉर्डर नेम होंगे, तब आपको डिवाइड नहीं करना। पता नहीं क्या कौन सी क्लासेस बेटा डाउन क्लास बना दी बच्चों को। क्या हुआ भाई, कौन क्या कहा, क्या चल रहा था, हैं? किसका वॉल्यूम ऑन था भाई, किसका माइक ऑन था? सर गौरव का था। नो सर। चलो कोई बात नहीं है, फिर भूत कराओ। ठीक है, कम टू द पॉइंट। बात समझ में आ गई कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। हाँ, सभी लोग एक बार कंफर्म कर देना, कंफर्म करो। अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उस क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन का आंसर कर दो, जब ये समझ में ही आ गया तो एक और क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन क्या है मैं बता दे रहा हूं, देखो। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग, एक ही बात होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग m+n books to 2 groups containing m and n books respectively. m is not equal to n. क्या आंसर आएगा? अब यहां पर बिकॉज दोनों ग्रुप में नंबर्स डिफरेंट है, इसलिए नेम्ड हो या ना हो नेम्ड ही माना जाएगा, क्योंकि वो आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है, एक में ज्यादा ऑब्जेक्ट है, एक में कम ऑब्जेक्ट है, तो दोनों का अपने उनका साइज ही उनका नेम हो गया। तो इसमें अब हमें सीधे सीधे क्या करना है, m+n में से पहले आप m चूज कर लो, किसके लिए? ग्रुप कंटेनिंग m ऑब्जेक्ट के लिए, और ग्रुप दैट कंटेन्स n ऑब्जेक्ट जो बच गए, एंड इनटू बचे कितने n, NCN तो एक ही वे होता है, तो ऑब्वियस ही बात है जो बच गए वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे एक ही तरीके से। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा m+n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1। तो दिस इज आंसर m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। और बेटा इसी में हेयर ओनली अगर आप m इक्वल टू n कर दो, है ना, तो क्या होता है, तो आ जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, है ना।
तो ये वाला केस क्या बताता है? 2 इक्वल नेम्ड ग्रुप को बताता है, 2 इक्वल नेम्ड ग्रुप। और अननेम्ड करने में एक 2 फैक्टोरियल से एडिशनली डिवाइड करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, आई थिंक क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। तो अब आ जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है? 6 married couples are standing in a room. If the 12 people are divided into 6 pairs, 12 को 6 पेयर में डिवाइड करना, तो NS क्या हो जाएगा बोलो? 12 में NS क्या होगा? 12 पीपल 6 पेयर, कितने तरीके से 12 पर्सन्स को 6 पेयर्स में डिवाइड कर सकते हो? तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 के 6 पेयर बनेंगे, तो 2 फैक्टोरियल की पावर 6। बिकॉज ये नहीं बोल रहे हैं कि वो पेयर्स के नेम है, तो जितने पेयर बनेंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये तो हो गया NS। अब इसके बाद आ जाओ NE, ईच पेयर इज मैरिड, पहला पार्ट। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी P दैट ईच पेयर इज मैरिड। एक ही वेज है भाई, मैरिड कपल तो 6 ही यस है, सर। तो NE इज 1। और वो क्या, वो कौन सा होगा? वही H1 W1 एक पेयर हो गया, H2 W2 एक पेयर हो गया, H3 W3 एक पेयर हो गया, H4 W4 एक पेयर हो गया, H5 W5 एक पेयर हो गया, और H6 W6 एक पेयर हो गया। तो यही 6 मैरिड पेयर है। तो एक ही तरीके से वो मैरिड कपल्स के फॉर्मेट में डिवाइड हो सकते हैं। तो आंसर आ गया 1/this। तो प्रोबेबिलिटी इसकी जो आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E फर्स्ट केस के लिए, वो आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई ये टोटल 12 फैक्टोरियल, और ऊपर चला जाएगा इंटू 2 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली आएगा 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। 6 फैक्टोरियल मैंने कैंसिल कर दिया। बाकी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ तो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 कैंसिल कर दिया, ऊपर से 2 2 यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ 3 रह जाएगा, इंटू 11 रहेगा। 10 में से एक 2 है, वो निकाल दो, तो यहाँ पर 5 रह गया, 9 रह गया। 8 में से 4, 2 क्यूब है ना, तो देखो यहाँ से 2 स्क्वायर निकला, यहाँ से एक 2 निकला, और यहाँ से 2 क्यूब निकला, तो सारा 2 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द आंसर। पहला पार्ट के लिए आंसर है। ऐसे ही आप रिमेनिंग दूसरा पार्ट कर जाएंगे, छोड़ दूं आप? यस सर। यस। Each pair contains a male and a female. तो वो भी कर सकते हो, उसके बहुत सारे वेज हैं। ऐसे कर लेना कि ये 4 प्लेटफॉर्म जैसा ऐसा बना देना ऐसे, और हर इस प्लेटफॉर्म पर आप H1 H2 H3 ये मेल्स को अरेंज कर दो, H4 H5 H6। कितने वेज है? 6 फैक्टोरियल वेज है। और W1 W2 W3 इनको भी अरेंज कर दो 6 फैक्टोरियल से, और फिर इसका NS तो रहेगा वही, फिर आंसर निकाल लेना। एनीवे दिस इज योर टेक, यू विल डू इट। 15 का सेकंड पार्ट कर लेना। और बताओ कौन सा डाउट था? फिर 16। ये सारे क्वेश्चंस उस वाली डिस्कशन में सारा डिस्कस्ड है, बट एनीवे चलो 16th क्या है पढ़ो। An unbiased dice with faces marked 1 to 6 is rolled 4 times. Find out of 4 face values obtained. NS क्या है? NS क्या है बताओ? 6 पावर 4। 6 की पावर 4।
अच्छा जी, अब आ जाओ, क्या क्या पूछ रहे हैं। मिनिमम फेस वैल्यू इज ट्रू, प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम फेस वैल्यू इज ट्रू। प्रोबेबिलिटी तो छोड़ो, एन निकालेंगे ना। अगर मैं बोलता हूं कि E इज द इवेंट दैट मिनिमम फेस वैल्यू इज 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चारों में से एक फेस वैल्यू 2 होगी और रिमेनिंग फेस वैल्यूज 2 से ज्यादा होंगी। समझ रहे हो? समझो मैं Yes, क्या sir. बोल रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं कि एक पर 2 आ गया, एक पर 4 आ गया, एक पर 6 आ गया, एक पर 5 आ गया, तो मिनिमम फेस वैल्यू 2 है। बट अगर मैं बोलता हूं कि एक पर 2 आ गया, एक पर 4 आ गया, एक पर 6 आ गया, एक पर 1 आ गया, तो मिनिमम फेस वैल्यू 2 नहीं है। ये नहीं, ये डिजायर्ड है, ये नहीं। अगर मैं बोलता हूं कि एक पर 4 आ गया, एक पर 4 आ गया, एक पर 6 आ गया, एक पर 5, तो ये भी डिजायर्ड नहीं। तो कम से कम एक पर 2 आना चाहिए। तो मैंने बोला कि ऐसे करो, क्या 2 4 6 5, 2 से छोटी तो कोई नंबर आनी नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 से छोटी कोई फेस वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो कंफर्म है ना? तो नंबर ऑफ ई के लिए मैं बोलूंगा कि ये जो 4 डाइस है, चारों के लिए कितनी चॉइसेस हैं? तो 5 चॉइसेस इसके लिए हैं, 5 इसके लिए हैं, 5 इसके लिए हैं, 5 इसके लिए हैं। क्या 5 चॉइसेस कौन कौन सी हैं? आइदर 2 और 3 और 4 और 5 और 6। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि Yes, sir. किसी भी डाइस पर 1 नहीं आना चाहिए। तो आंसर आया 5 के पावर 6, सॉरी 5 के पावर 4। बट देयर इज अ ट्रबल। इफ आई से 5 के पावर 4, तो इसमें तो एक केस ये भी आ जाएगा जब सब पे 4 आ गया, या Yes, sir. एक केस ये भी आ गया कि एक पर 4 आ गया, 2 पर 4 आ गया, एक पर 5 आ गया, एक पर 6 आ गया। एक केस ये भी आ गया कि एक पर 3 आ गया, एक पर 4, एक पर 5, एक पर 6। तो इसमें मिनिमम वैल्यू या तो 2 3 हो जाएगी, या तो 4, 3. मतलब 2 नहीं रहेगी। तो हम कौन से केसेस हमें माइनस करने, जिसमें विदाउट 2 वाले केसेस, विदाउट 2 वाले केसेस माइनस करने हैं। तो माइनस विदाउट 2 को रिजेक्ट कर दो। अब बचे कितने? 4। तो हर एक के लिए 4 चॉइस, 4 की पावर 4। तो एन ई हो गया 5 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4। एन एस क्या हो गया? 6 की पावर 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई बेटा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी इक्वल टू 5 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 4। ये आ गया तुम्हारा मिनिमम फेस वैल्यू। अब चेक करो, आंसर है 5 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4। ये पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. अब ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हर ऑप्शन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन में अलग चीज पूछी गई है। अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको नोट कर लिया? हटाऊं? Yes, sir. यस सर। तो अगला क्या था? आगे आगे चलो। ये देखो, लुक एट दीज ऑप्शंस। मैक्सिमम फेस वैल्यू इज 5। अब ये जरा जितना मैंने समझाया अपने आप सोचो। मैक्स फेस वैल्यू 5 का मतलब क्या है? एन इवन। 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर इस इवेंट को इवन मान लो, तो एन इवन क्या होगा? 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और मतलब एक पे 5 आना चाहिए। एक डाइस पे 5, एक टॉस पे 5 आना चाहिए। बचे हुए 3 पर 5 से छोटी नंबर या 5 या 5 से लेस होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई ऐसा है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 केसेस हैं। ये पांचों का इस्तेमाल करके अगर मैं चारों प्लेसेस को फिल करता हूँ, 4 डाइस है ना टोटल, तो 4 प्लेस को फिल कर रहा हूँ। ये डाइस 1 है, डाइस 2, डाइस 3, डाइस 4। पहला टॉस, दूसरा, तीसरा, चौथा। किसका माइक्रोफोन ऑन है बेटा? उसको ऑफ कर दो अगर पीछे से साउंड ज्यादा आ रहा है तो
हर एक के लिए 5 केसेस है 5 की पावर 4, बट इसमें एक ट्रबल यहाँ भी है। क्या ट्रबल है बोलो? मुझे डाउट 5 का नहीं। सारों में 5 से हाँ, कम जब तो सिमिलर जब, होंगे जब सर। हाँ जब सभी पे 4 5 से कम आ गया तब मैक्सिमम वैल्यू 4 या 3 या 2 या 1 हो जाएगी। जैसे सब पे 1 1 1 आ गया, वो केस भी इसमें आ चुका है। सब पे 2 2 2 आ गया, सब पे 3 3 3 आ गया, कुछ पे 2 कुछ पे 3 आ गया, कुछ पे 2 कुछ पे 4 आ गया, वो अनडिजायर्ड केसेस है। वो कितने होंगे? 4 की पावर 4। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी इसकी जो आएगी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी इवन भी आएगा 5 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 4। तो ये बी भी सही है, ए बी सही है। अब ऑब्वियसली ये गलत है और ये गलत है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, और बताओ, और कौन सा डाउट था? 19 का सेकंड पार्ट। 19th ये क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन 19 21 20 सारे डिस्कस हुए उसमें। A draws a card from a pack of n cards marked 1 to n. The card is replaced in the pack and B draws a card. Probability that A draws. NS क्या होगा? n कार्ड्स का एक सेट है, A उसमें से एक रेंडमली कार्ड ड्रॉ करता है, फिर वापस कार्ड को रिप्लेस करके फिर B एक कार्ड ड्रॉ करता है, तो NS क्या होगा? NS होगा number of x, y such that xy belongs to 1 2 3 up to n, क्योंकि दोनों सेम कार्ड भी ड्रॉ कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट हो गया तो आंसर आएगा x के लिए n चॉइसेस है, y के लिए n चॉइसेस है। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो n स्क्वायर, ns इज n स्क्वायर। ये इतना समझ में आया? यस सर, यस सर। तो हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट A ड्रॉज सेम कार्ड दैट ऑफ B। तो एनी क्या होगा? एनी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट x, y सच दैट x इक्वल टू y, क्योंकि जो A का कार्ड है वही B का कार्ड है। तो ऐसे कितने के 1 1 2 2 3 3 4 4 n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज n by n स्क्वायर, दैट इज 1 by n। इज दैट क्लियर? Yes. 19th का ए पार्ट सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर, यस सर। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट 19th का बी पार्ट में क्या ट्रबल है वो भी समझ लो भाई। बी पार्ट पढ़ो। A draws higher card than B। अब इस केस में NS तो वही रहेगा बेटा, NE क्या हो जाएगा B पार्ट में, सेकेंड पार्ट में x greater than y। x, हाँ, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन y। मतलब है कि n में से 2 लेने हैं, 2 डिफरेंट नंबर सेलेक्ट करनी है, तो कितने वे से NC2, जो बड़ी नंबर है वो x की वैल्यू हो जाएगी, जो छोटी वाली y की हो जाएगी। तो एक ही तरह से अरेंज कर सकते हो। तो NC2 विल बी द आंसर and therefore probability of the event E now will be NC2 divided by n square. So it is equal to n into n minus 1 divided by 2n square, 2 into n square। तो एक n कैंसिल हो जाएगा, तो n minus 1 divided by 2n। Is that clear? ये समझ में आया कि नहीं कि मैंने NC2 कैसे लिखा? यस सर, 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं। जैसे हाँ 2 कार्ड ड्रॉ करेंगे और परम्यूटेशन नहीं कर सकते। जैसे कि मान लिया n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 1 या 3 1 3 2 या
4 1 4 2 4 3 कहने का मतलब अगर मैं 2 1 लूंगा तो 1 2 नहीं लूंगा, 3 1 लूंगा तो 1 3 नहीं लूंगा, 3 2 लूंगा तो 2 3 नहीं लूंगा, 4 1 लूंगा तो 1 4 नहीं लूंगा। मतलब अगर मैं 2 1 भी लेता हूँ, 1 2 भी लेता हूँ, 3 1 भी लेता हूँ, 1 3 भी लेता हूँ, 4 3 2 लेता हूँ, 2 3 भी लेता हूँ, ये तो परम्यूटेशन बोलते हैं इसको। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो इसको इसको ये सारे काउंट करने हैं अगर, तो इसको बोलते हैं NC2 NP2। लेकिन अगर ये काउंट करने हैं और ये नहीं काउंट करने हैं, या ये काउंट करने ये नहीं काउंट करने, तो NC2 तभी NP2/2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा NC2। तो यहाँ परम्यूटेशन नहीं कर सकते आप, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी होगी, y की छोटी होगी, आप अरेंज नहीं कर सकते हो, तो NC2 आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. और बताओ, और नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी बोलो फटाफट। नेक्स्ट Yes, sir. 20. 20। ये वाले स्लाइड में चेंज कर रहा हूँ, नोट कर चुके? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ो 20th क्या है? अ डाइस इज थ्रोन थ्राइस, एक डाइस को 3 बारी थ्रो किया गया। समेशन ऑफ द 3 नंबर ऑब्टेन्ड इज 15। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट थ्रो बीइंग 4 इज, अब देखो एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, पहली बार x आया, दूसरी बार y आया, तीसरी बार z आया, अगर तो ns क्या हुआ? तो s हो गया तुम्हारा क्या? x, y, z such that x plus y plus z equal to 15। Agreed? Yes, sir. यस सर। तो कितने ऐसे केसेस बनेंगे कि x y z का सम 15 है? 13. हाँ 13. 13 कैसे? पहली बात है, अगर एक्स वाई जेड 15 आना बेटा, तो इन तीनों की वैल्यू 3 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तीनों 3 से छोटे हो जाएंगे तो नहीं हो पाएगा कभी। तीनों 3 हो जाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि अगर मान लो x की वैल्यू 3 है, अगर एक की वैल्यू 3 है तो बाकी दोनों का सम 12 होना चाहिए, तो 6 6 ऐसा केस बनेगा। एक तो 3 के साथ 6 6 बनेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और फिर 4 के साथ क्या बनेगा? एक को 4 ले लो तो बचा हुआ सम 11 है, 11 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है? तो 5 6 सर 6 5। अरे वो बाद में कर लेंगे यार, अभी तो मैं केवल केस काउंट कर रहा हूँ ना इसके। अब वैसे तो इसके भी कई सारे केसेस बनेगा ना, इसका केसेस बनेगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, परम्यूटेशन करेंगे ना, इसका परम्यूटेशन करेंगे तो आएगा 3 फैक्टोरियल, 4 5 6 4 6 5 5 4 6 5 6 4 6 4 5 6 5 4, तो 3 फैक्टोरियल टाइम्स। ऐसे एक और केस बनेगा 4 5 6, समझ में आ गया? इसके बाद क्या होगा? 4 4 4 4 3। हाँ 4 4 8, 4 4 अगर करेंगे तो 4 4 के साथ 7 बनाएंगे ना, तब कैसे बनेगा? 5 5 5 बनेगा। फाइव 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 का कितना बनेगा? तो एक केस बनेगा। ये NS क्या आया? कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है ये? और कोई पॉसिबिलिटी देखो, कोई पॉसिबिलिटी 10 छूट रही? हाँ 10 है। कोई पॉसिबिलिटी छूट रही है इसमें? नहीं सर। पक्का ना? Sir, 5 4 2. 5 4 2 कैसे? 5 4 9 2 11 ही होगा, 15 चाहिए ना समेसन। Oh, sorry. Yes, 15 चाहिए. तो NS क्या आया? NS 10 आ गया। 6 9 1 10 10 आ गया। अब आ जाते हैं एनी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। अब एनी का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट थ्रो बीइंग 4, फर्स्ट थ्रो 4 होना चाहिए। कौन कौन से केस में फर्स्ट थ्रो 4 है? एक तो देखो इसमें तो फर्स्ट कोई भी थ्रो 4 नहीं है, इसमें भी कोई, इसी में होगा। फर्स्ट थ्रो 4 है तो एक आएगा 4 5 6, एक आएगा 4 6 5।
बस, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो n इज इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू 2/10, दैट इज 1/5। हेलो, क्लियर है? यस सर। सर और बोलो। 22। For independent event A1, A2, A3, AN 22, probability of AI is equal to 1 upon I plus 1। इसका मतलब क्या हुआ? Probability of A1 is equal to 1/2, probability of A2 is equal to 1/3, and so on। Probability of AN is equal to 1/n plus 1। यहाँ तक बात समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना। यस सर। सर अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI बार क्या होगा? इट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन I प्लस 1, दैट इज I अपॉन I प्लस 1। एग्रीड? अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला इन्होंने? नन ऑफ द इवेंट अकर, मतलब आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी क्या? A1 डू नॉट अकर, एंड A2 डू नॉट अकर, एंड A3 डू नॉट अकर, एंड ऑन AN डू नॉट अकर। न तो A1 हो रही है, न तो A2 हो रही, न तो A3, A4, A5, A1 से लेके AN तक कोई भी इवेंट का अकरेंस नहीं हो रहा है। डू यू एग्री? यही पता करना है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर यही पता करना है तो बेटा एक बात बताओ मुझको कि अगर A1 से AN के बारे में बोला गया कि दे आर इंडिपेंडेंट, जब ये इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री भी तो इंडिपेंडेंट होंगे। हमने क्या बोला था? इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, याद है? यस सर। इफ ए इज इंडिपेंडेंट। हाँ, अगर A1 और A2 इंडिपेंडेंट हैं तो A1 A2 बार भी इंडिपेंडेंट होगा, A1 बार A2 भी इंडिपेंडेंट होगा, और A1 बार और A2 बार भी इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि सारी इवेंट इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हम क्या करते हैं बेटा? प्रोडक्ट। हाँ जी, प्रोडक्ट रूल। तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी A1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी A2 बार इंटू प्रोबेबिलिटी A3 बार अप टू प्रोबेबिलिटी AN बार। अब बार A1 बार क्या होगा? 1/2। A2 बार क्या होगा? 2/3। A3 बार क्या होगा? 3/4। A4 बार क्या होगा? 4/5। A5 बार 5/6, एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा n/n+1। अब जरा देखो, एक पैटर्न है कैंसिल होने का, हो रहा है। 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, 4 से, 5 से, 6 से, n पिछले वाले से। क्या आंसर आएगा फाइनली? 1/n+1। एग्रीड? यस सर। यस सर। और बोलो। और भी आप, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप उस वाली रिकॉर्डिंग को भी देख लेना। जितने भी डाउट सेशंस होते हैं, यू शुड ऑलवेज वॉच ऑल ऑफ देम। अपना वाला डाउट सेशन आप लाइव अटेंड कर रहे हो, दूसरी बैचेस के डाउट सेशन को जस्ट फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। उसमें क्या होगा कि अगर कोइंसिडेंटली कोई ऐसा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है जो आपका भी डाउट है, तो वो वहां से क्लियर हो जाएगा। कई बार उसी के थ्रू कोई कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो जाता है। जैसे आज ही आपने पूछा तो एक कॉन्सेप्ट मैंने इलेबोरेट कर दिया, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा कवर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपने किया हुआ है, लेकिन डाउट सेशन में हमने जब डिस्कस किया तो किसी दूसरे तरीके से डिस्कस किया, तो आपको एक एडिशनल मेथड पता चल जाएंगे। तो इसलिए डाउट सेशन सारे वॉच कर लेना चाहिए, जितने भी वीडियोज है डाउट वाले। आगे चलो, और डाउट बोलो, फटाफट जल्दी से बोलो। ये गेम तो कंप्लीट हो गई। हाँ, ये एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज क्या थी? इसमें कोई डाउट है?
एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज सर आपका माइक T65 में जिसका जिसका जो भी डाउट है चैट बॉक्स में मेंशन करो बेटा, क्विक जल्दी। एट्थ ओके, एट्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं आप। The probability that an year randomly chosen has 53 Sundays, यही क्वेश्चन था। एक ईयर में कितने डेज होते हैं? How many days are there in a 365 पक्का? लीप ईयर में 366। तो दो पॉसिबिलिटी, जब मैं बोलूंगा एक ईयर में कितने डेज होते हैं तो आप बोलेंगे कि इज इट अ लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। If it is leap year, it has 366 days, and non-leap year then it has 365 days. 360 days का मतलब क्या होता है? It is 52 week plus 2 days. इसका मतलब क्या होता है? 52 week plus 1 day. अब समझो जरा, जितने वीक है उतने संडे तो हो गए, तो ये 52 संडे प्लस अब ये जो बचे हुए 2 दिन हैं उसमें संडे है नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो बचे हुए 2 डे की पॉसिबिलिटी क्या है? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो ऑब्वियस सी बात है कि लीप ईयर में 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लेट एस बी द इवेंट दैट ईयर हैज 53 संडे, 53 संडे। तो प्रोबेबिलिटी S by L क्या होगा? इफ द सेलेक्टेड ईयर इज लीप ईयर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ S? 2/7? Yes, sir. Well, 2/7. Similarly, if the leap year, if the year is not leap year, then what is the probability of 53 Sunday? 1/7. 1/7। Right. So हमें पूछा क्या गया था? Probability 53 of संडे। total probability of S. It is equal to probability leap year and S और non leap year and S. ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इट इज इक्वल टू, क्योंकि देखो सारी बात समझ में आनी चाहिए कि दो पॉसिबिलिटी है, या तो लीप ईयर सेलेक्ट होगा या तो नॉन लीप ईयर, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है।
और 53 संडे जो है इन दोनों पे डिपेंड हो रहा है। एस इज इवेंट डिपेंडिंग अपॉन एल एंड एल बार। एस की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे 53 संडे थ्रू लीप ईयर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे 53 संडे नॉन लीप ईयर। आंसर आएगा लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी 1/4, क्योंकि हर 4 में एक ईयर लीप ईयर होता है, 4 से डिविजिबल। 1/4 इंटू 2/7 plus 3/4 into 1/7, and therefore the answer is 5/28. Any doubt? No, sir. नो सर। और बोलो, और किस क्वेश्चन में डाउट था, फटाफट बोलो। 15। 15 से पहले किसी पार्ट में कोई डाउट किसी को? 14 से पहले किसी को किसी पार्ट में डाउट? चलो 14 पे चलते हैं फिर। 14th क्वेश्चन। ये सारा समझ में आ गया? ये कहानी लीप ईयर की बात समझ में आ गई सबको ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ग्रेट। ये लो भाई 14th क्वेश्चन की बात हो रही है, गो टू 14th। A dice is thrown thrice. बेटा वैसे ही क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन और जो अभी एक किया था वो याद है? पहले से नोट किया हुआ था तो ठीक है ठीक है, तो हो ही गया। और ये बात तो खत्म ही हो गई, 1/5 ही आएगा, वही सेम क्वेश्चन है। अब आ जाओ इधर 15th किससे पूछा था? ध्रुव तुम्हारा था या वासु? 15th किसका डाउट था? क्वेश्चन को पढ़िए। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी स्पेड, द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज। बेटा ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया था। दो इवेंट होगी, एक इवेंट है मान लो E1 मिसिंग कार्ड इज स्पेड, एक इवेंट है E2 मिसिंग कार्ड इज नॉन स्पेड। और बोला गया कि भाई एक कार्ड ड्रॉ हुआ तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो E1 रहा होगा या तो E2, ये दोनों में से कोई एक इवेंट हुई होगी, या तो स्पेड गिरा होगा या तो नॉन स्पेड गुम गया। अब बचे हुए कार्ड में से 2 कार्ड निकाले गए और दोनों स्पेड है, मतलब एक और इवेंट है जो इन्हीं दोनों पे डिपेंड कर रही है, वो इवेंट है S। क्या? बोथ कार्ड्स ड्रॉन आर स्पेड्स। तो डेफिनेटली ये S इवेंट E1 और E2 पर डिपेंड कर रही है, और हमें पूछा गया S हो चुकी है, S इवेंट अकर कर चुकी है, दिस हैज हैपेंड। कौन सी सिचुएशन बन रही है? E1 and E2 are two mutually and exhaustive events. There is an event S which occurs in consequence of E1 and E2. E1 हुआ और 2 स्पेड कार्ड ड्रॉ हुए, या E2 हुआ और 2 स्पेड, मतलब स्पेड मिस हुआ फिर 2 निकाले गए दोनों स्पेड है, ये हो सकता है। नॉन स्पेड कार्ड मिस हुआ और फिर 2 निकाले गए दोनों स्पेड है, ये भी हो सकता है। मतलब S दोनों पे डिपेंडेंट है, S हो चुकी है, मतलब ये थ्योरम ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम का केस है। बेस थ्योरम का केस है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी मिसिंग कार्ड स्पेड E1 by S, it is equal to probability of E1 into probability of S by E1 divided by total probability of S। अब कैलकुलेट कर लो बेटा, प्रोबेबिलिटी E1 क्या है, तो P, अब मैं सारी प्रोबेबिलिटीज लिख दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी E1 क्या होगा बोलो? मिसिंग कार्ड स्पेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी 13/52, 1/4। प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी E2 क्या हो जाएगा? 3/4।
और प्रोबेबिलिटी एस क्या हो जाएगा? टोटल स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो। तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी S बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी S बाई E2। बोलो जरा तो, प्रोबेबिलिटी E1 क्या है वो तो बताई दिए 1/4। अच्छा जी, अगर मिसिंग कार्ड स्पेड है तो फिर बचे हुए कार्ड में से 2 स्पेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 12/C2, 12 में से 2 निकालना है और 51 में से 2 निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। प्लस मिसिंग कार्ड नॉन स्पेड है, प्रॉपर्टी 3/4। अगर नॉन स्पेड कार्ड मिस हुआ तो बचे 51 में 13 स्पेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्पेड हो जाएगा 13C2 बाई 51C2 एंड देयरफॉर द आंसर। कर जाएंगे आंसर अब। PE1 Yes, is sir. 1/4 into 12C2 upon 51C2 divided by 1/4 into 12C2 upon 51C2 plus 3/4 into 13C2 upon 51C2। अब जरा देखो तो 51C2 तो थ्रू आउट कैंसिल कर दो, 4 टाइम्स 51C2 कैंसिल कर दो पूरे में से, है ना। 4 यहां से कैंसिल कर दो, 51C2 हटा दो यहां से, मतलब ये तो सिर्फ 12C2 रह जाएगा। यहाँ पर जो है 4 ये हट गया और 51C2 भी हट गया। यहाँ पर ये 4 चला गया और 51C2 हट गया। अब आंसर क्या है देख लो, 12C2। अब तो आंसर लिख जाए ना, 12C2 का मतलब क्या होता है? 36 नहीं, Yes. 12 इंटू 11/2 66। 66. 66 आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है बताओ? 66 प्लस 13C2 का डबल 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, नहीं ट्रिपल 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 13C2 का ट्रिपल। ओके 2 6 जा 78 इंटू 3, 78 इंटू 3 कितना आएगा बोलो? 234। ऐड करके फटाफट आंसर निकाल दो। 230। 234 66 ऐड कर लो, या चाहो तो आप कुछ और भी 2 कैंसिल कर सकते हो। 300. हाँ तो इसी को ऐसा लिख सकते हो, 33 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा तुम्हारा 33 प्लस ये आ जाएगा 170। जो भी आंसर आए कैलकुलेट कर लो। 33 बाय क्या आएगा? 150। 11/50 आंसर है। ठीक है जी, डन। यस सर। और बोलो, एनी अदर डाउट? अरे बेटा बोलो बेटे, टाइम बहुत कम है, टाइम का ध्यान रखा करो। जितना टाइम आपको लगेगा केवल ये पूछने में कि क्या सवाल है आपके, तो सोचो कि मुझे बताने में कितना टाइम लगेगा फिर। Textual हाँ बोलो बोलो। exercise 6 क्या है? T6 बोलो बोलो, तुम चैट बॉक्स में मेंशन कर दो बेटा, मैं आपके सामने है, मैं खोल देता हूँ। 6th एक्सरसाइज पे आ गए हम, ये लो। हाँ बोलो, कौन सा? छठा, ये लो। हाँ ठीक है। अब देखो जो जो डाउट आपने पूछे ना, एग्जैक्टली सेम डाउट उन लोगों ने भी पूछे थे पिछले ग्रुप में भी।
इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है कि डाउट वही होते हैं, बाकी बातें तो सभी से हो जाती है। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। A fair dice is tossed 8 times. Probability that on the 8th throw 3 6 तीसरा 6 मिल रहा है। समझो क्या पूछा गया, पहले प्रॉब्लम को समझो। पहला टॉस, दूसरा टॉस, तीसरा टॉस, चौथा टॉस, पांचवा टॉस, छठा टॉस, सातवां टॉस और आठवां टॉस। आठवें थ्रो पर, आठवें टॉस में तीसरा 6 मिला, मतलब यहां पर तो 6 आना है, 6। ये तो कंफर्म है कि आठवें पे 6 आना है, और वो तीसरा, ये थर्ड 6 होना चाहिए, थर्ड 6। इसका मतलब है कि इसके पहले जो 7 टॉसेज हैं, इसमें you should get 2 6s and 5 non 6s। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। तो बात क्लियर हो गई ना बेटा। फर्स्ट 7 टॉस में क्या आना चाहिए ये बताओ। फर्स्ट 7 टॉस के लिए क्या कंडीशन आ रही है? फर्स्ट 7 टॉस के लिए कंडीशन आ रही है कि 7 ट्रायल है जिसपे 2 6 को सक्सेस मान लो, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2 सक्सेस चाहिए 7 ट्रायल में, फॉर फर्स्ट 7 ट्रायल्स, एंड मतलब इनटू 8th ट्रायल पे सक्सेस, प्रोबेबिलिटी सक्सेस ऑन 8th ट्रायल। ये आ जाएगा तुम्हारा 7c2 इंटू किसी भी टॉस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 5/6। आई होप यू गॉट द आंसर। 7c2, 2 सक्सेस चाहिए तो 1/6 का स्क्वायर इंटू 5 फेलियर चाहिए तो 5/6 की पावर 5 इंटू लास्ट टॉस पे सक्सेस 1/6। So it is nothing but 7c2 into 5 की पावर 5 आ गया और डिवाइडेड बाय 6 की पावर 8 आ गया। कौन सा आंसर सही आया? बी। अब बोलो। ऐसे ही 8th भी हो जाएगा। 8th क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है, तो ये कर लेंगे आप सिमिलरली। यस सर। तो ये भी हो गया, मान लो ये भी हो गया। और डाउट बोलो, और बोलो, जल्दी बोलो। फिर 10th। क्या है 10th क्वेश्चन, देख लो सब। One hundred identical coins, each with probability small p of showing head, are tossed once। मतलब 100 ट्रायल किया गया, एक कॉइन को 100 बार टॉस करो, या बोलो कि 100 कॉइन को एक बार टॉस करो, एक ही बात है। 100 ट्रायल्स हुए, probability of head showing on 50 coin is equal to that of head showing on 51 coin। अब इसमें क्या बताऊं मैं, बताओ कितने कितने ट्रायल्स है बेटा? 100 ट्रायल्स, 100 ट्रायल्स है। इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 50 हेड की प्रोबेबिलिटी, 50 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम एज 51 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। 50 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100c50 p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, p की पावर 50 इंटू 1 माइनस p की पावर 50, इट इज इक्वल टू 100c51 इंटू p की पावर 51 इंटू 1 माइनस p की पावर 50। यही है? बोलो सर हाँ। 1 माइनस p की 49 आएगी। हाँ ये सही बोला तुमने, बिल्कुल सही, थैंक यू। 49 आएगी। अब सॉल्व हो जाएगा कि करके दिखाऊं? हो जाएगा सर। हो जाएगा।
हाँ पहले तो देखो p की पावर 50 है, p की पावर 51 है, तो मैं इसको ऐसा ले लूँ, p की पावर 1, सब कुछ ये वाला सारा टर्म को इधर ले आओ, तो p की पावर 50 इंटू 1 माइनस पी की पावर 50 डिवाइडेड बाई p की पावर 51 इंटू 1 माइनस पी की पावर 49 इज इक्वल टू 100 C51 डिवाइडेड बाई 100 C50। अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी एनसीआर, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 क्या होता है? याद है? नहीं याद है? नो सर। नहीं, कैलकुलेट करके तो आ ही जाएगा बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल जब करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर देखो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा आएगा n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। अब इसको तुम चेक करके देख लेना, बेसिकली इसको याद ऐसे रखते हैं जब दो अब ये याद रखने वाली बात है क्योंकि आपके पास समय तो नहीं होगा, तो जब भी दो कंसेक्यूटिव एनसीआर का रेशियो लेना है जिसमें न्यूमरेटर का सबस्क्रिप्ट डिनोमिनेटर से एक बड़ा है, तो ये होता है एन सुपरस्क्रिप्ट एन माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई लार्जर सबस्क्रिप्ट एन माइनस लोअर अपॉन लार्जर। तो उस फार्मूले से ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या, 100 माइनस लोअर इज 50 डिवाइडेड बाय लार्जर इज 51। राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड अब देखो क्लियर दिख ही रहा है कि ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर एक p आएगा, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर एक 1 माइनस पी आएगा, तो 1 माइनस पी अपॉन पी आ गया, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, ऊपर में ये राइट 1 बाई पी माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या है बोलो, 50 बाई 51, तो 1 बाई पी कितना आ गया, 50 प्लस 51 101 बाई 51, तो p कितना आ गया 51 बाई 101। ठीक है? यस सर। तो इसमें फिर अब मुझे नहीं पता 11th में आपने जब बाइनोमियल किया तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की कम से कम 8-10 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपने याद क्यों नहीं है? आप उसको रिकॉल करिए, कराया गया होगा, नहीं कराया गया होगा, कराया गया होगा तो नोट्स को पूरा रिवाइज करिए, नहीं कराया गया होगा तब आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ऐसे ये प्रॉपर्टी 2 बार कराई जाती है, एक बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते समय एनसीआर की कुछ 8-9 प्रॉपर्टी होती है वो सारी कराई जाती है, और एक बार आप जब बाइनोमियल करते फिर से वो कराया जाता है। अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा बता देता हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो। बोलो। तो बता दीजिए। ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको दोबारा आप चाहो तो इस सबको प्रूफ भी कर सकते हो। एक तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि एनसीआर हमेशा इंटीजर होता है, क्योंकि एनसीआर नंबर ऑफ वे है, नंबर ऑफ वे फ्रैक्शन नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉपर्टी है कि एनसीआर की वैल्यू 0 होगी जब एन की वैल्यू आर से लेस हो जाएगी, और एनसीआर की वैल्यू 1 होगी जब आर की वैल्यू 0 हो जाए या एन हो जाए। तीसरी बात, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, एनसीएन माइनस आर। चौथी प्रॉपर्टी, एनसीएक्स अगर एनसीवाई के इक्वल है तो इसका मतलब होता है या तो एक्स और वाई इक्वल हैं और या एक्स और वाई को ऐड करके एन आएगा। पांचवी बात, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर, इसी को पास्कल्स रूल भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर बहुत सवाल बनते हैं, बहुत सारी सीरीज बनती है इस पर, या आपने डिटर्मिनेंट में भी इसको बहुत बार यूज किया था। ठीक है? छठी प्रॉपर्टी रिडक्शन प्रॉपर्टी, एनसीआर इज इक्वल टू
n upon r n minus 1 cr minus 1 is equal to n upon r into n minus 1 upon r minus 1 n minus 2 cr minus 2. ऐसे NCR is equal to r plus 1 upon n plus 1 n plus 1 cr plus 1, या इसी को r plus 1 upon n plus 1 into r plus 2 upon n plus 2 n plus 2 cr plus 2 लिख सकते हैं. ये रिडक्शन प्रॉपर्टी है, ये इंडक्शन प्रॉपर्टी है. इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है जो बोलती है कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट r माइनस 1 डिवाइडेड बाई लार्जर सबस्क्रिप्ट r. और इसके अलावा ये तो आपको पता ही है कि सिग्मा NCR r वेरीज 0 to n, ये हमेशा 2 की पावर n होता है. और आपको ये भी पता है कि NC0 की वैल्यू NC2 NC4 अप टू ये इवन सबस्क्रिप्ट वाले कोएफिशिएंट का सम वही होता है जो ऑड वाले होते हैं, एंड ऑन. और इट इज इक्वल टू 2 की पावर n टोटल होता है, इसका आधा, दैट इज 2 की पावर n माइनस 1. तो कम से कम इतनी प्रॉपर्टीज तो आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल क्रैम्ड होनी चाहिए. ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर्टी 8 9 एंड 10. ये है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ NCR मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, तो बाइनोमियल सीरीज का सम करना हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम करनी हो, PNC प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम करनी हो, प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम करनी हो, या डिटर्मिनेंट में भी आप तरह तरह से इसका इस्तेमाल होगा, जगह जगह पे यूज होगा. तो आप इसके बिना नहीं सर्वाइव कर सकते, तो इसको तो याद रख लो. सर्वाइव नहीं कर सकते मतलब वहां पर अदरवाइज आप सिंप्लीफिकेशन करने लगोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे तो 10 सेकंड में आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो आप 1 मिनट उसी में लगा दोगे कि पहले उसको प्रूफ करो. तो डन, एनीथिंग एल्स? एक्सक्यूज मी सर. हम्म, सर बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो प्रोबेबिलिटी में यूज हो रही है ये प्रॉपर्टी, जैसे हमने 10th की है, इसके अलावा भी कोई और इस टाइम के लिए यूज हो सकते हैं, वो भी बता दो. नहीं, ये जो 10 प्रॉपर्टीज है ना, ये 10 प्रॉपर्टीज ही यूज हो रही हैं. इसके अलावा अगर कहीं पर कुछ यूज हुआ, कुछ बहुत टिपिकल क्वेश्चन में, वो बाइनोमियल सीरीज, तो बाइनोमियल सीरीज तो बहुत सारी होती हैं, तो वो सारे सीरीज के सवाल तुम्हें करने पड़ेंगे, तब वो मतलब अगर इतने याद है ना तो आप मोस्टली सवाल कर जाओगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे. कुछ बहुत गिने चुने क्वेश्चन है जिसमें बाइनोमियल सीरीज बन गई, जैसे ऐसी सीरीज बन गई NC0 प्लस NC3 प्लस NC6 प्लस NC9, ऐसा बन गया. अब ये भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी करके नहीं, इसका इस तरह के सीरीज को सम करने का मेथड आना चाहिए. तो उसके लिए पूरा आपको बाइनोमियल का लेक्चर देखना पड़ेगा, ऐसे बताने से कोई फायदा नहीं होगा. यू कैन नॉट क्रैम ऑल दोज रिजल्ट्स, उसमें आपको सिर्फ स्किल ही चाहिए. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा बेटा तो वो अकेला वही क्वेश्चन होगा, उसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं होगा फिर. तो यू आर नॉट सपोज टू क्रैम दोज रिजल्ट, जितने क्रैम करने वो मैंने बता दिया आपको, ये 10 के 10. ओके. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं वो ये वाले हैं, ये सर, ये तो बहुत कॉमन है, ये वाले तो सबको याद रहते हैं, ये वाले तो याद रहते हैं. सिर्फ ये जो 4 मैंने बताया ना, 4 स्टार लगा करके ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना चाहिए. और कोई क्वेश्चन जो डाउट था किसी पार्ट में? सर 12th इसको नोट कर लिया, हटा दो. यस सर. यस सर. 12th क्वेश्चन कहाँ है देखो. अब यहां देखो, बेसिकली ऐसे समझो बेटा कि अगर स्टैटिस्टिक्स क्या बोलती है कि अगर इफ आउट ऑफ
n trials, an event E occurs r times, then probability of E is equal to r by n limit n approaches to infinity. ये इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? कुछ ऐसा जैसे मान लो एक कॉइन है, फेयर कॉइन है, एक साइड हेड है एक साइड टेल है, और इसको आप 5 बारी टॉस किया, टॉस्ड 5 टाइम्स, और 3 हेड आ गए। ऐसा होता है, आप कोई भी फेयर कॉइन लेके देखो, जितनी भी आरबीआई की कॉइन्स होती है सारी फेयर होती है। 1-1 रुपए की कॉइन लो, 2 रुपए की कॉइन लो, 5 रुपए की कॉइन लो, उसको 5 बारी टॉस करो, तो कई बार ऐसा होगा कि 3 बारी हेड आ गया, 2 बार टेल आ गया, तो आप क्या बोलोगे? 5 टॉस 3 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आएगा? तो आप ये तो नहीं बोल सकते 3/5, ये नहीं बोल सकते। क्यों? नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल का रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होती है, लेकिन वो तब होता है जब n इज इन्फिनिटली लार्ज, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हैं तब होता है, अदरवाइज नहीं होता है। एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए, मतलब यह है कि अगर आप 10 बारी ट्रायल करो और अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है तो 5 बारी हेड आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यस, अगर फेयर कॉइन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल आने की हाफ है, तो 10 ट्रायल में तो 5 हेड 5 टेल मिलेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप 100 ट्रायल करो तो 50 हेड और 50 टेल मिल जाए, ये तो गारंटीड नहीं है, बट बहुत क्लोज होगा। 49 हेड एंड 51 टेल हो सकता है, 48 हेड एंड 52 टेल ऐसा हो सकता है, ठीक है? मतलब हेड एंड टेल विल बी वेरी क्लोज। बट अगर आप 3 ही बार टॉस करो, हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है तीनों टेल आ जाए। बट अगर 500 टाइम्स करो तो आपको मिलेगा लगभग 250 टाइम्स हेड एंड 250 टाइम टेल, 2-4 का डिफरेंस होगा। अगर आप 5000 बार ट्रायल करो या 10,000 बार ट्रायल करो तो 5000 हेड 5000 टेल, मतलब जितने नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ाते जाओगे ना, उतना प्रोबेबिलिटी विल डायरेक्टली कन्वर्ट टू नंबर, फ्रीक्वेंसी। तो वो जो मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी, कब होता है ऐसा? व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी वेरी लार्ज, सैंपल इज वेरी वेरी लार्ज। तो यहां पर 10,000 फैमिलीज की बात कर रहे हैं, मतलब सैंपल इज सफिशिएंटली लार्ज। दिस इज वन थिंग, सैंपल इज सफिशिएंटली लार्ज। एंड किसी भी बच्चे का मेल मतलब सन या डॉटर होना, प्रोबेबिलिटी, अगर कोई बच्चे का जन्म हुआ उस फैमिली में, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ सन? हाफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डॉटर? हाफ। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट है किसी भी बच्चे का डॉटर या सन होना, मेल या फीमेल होना। अब ट्रायल कितने हो रहे हैं? 4 ट्रायल्स, 4 बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। फैमिली में 10,000 फैमिली है, हर एक फैमिली के 4 बच्चे हैं, हर एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, वो चारों किड्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। हेड डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और सन होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब मेल होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, फीमेल की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। अब बोल रहे हैं क्या कि कितने 10,000 फैमिली में 4 kids each, the probable number of families all of whose children are daughter. So what is the probability that the first child is daughter, second is also daughter, third is also daughter, fourth is also daughter? It is equal to 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2, because किसी भी चाइल्ड का डॉटर या सन होने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है, तो आ जाएगा 1/16। ठीक है, चारों किड्स के डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी 1/16 है। किसी भी फैमिली में चारों किड्स का डॉटर होने की प्रोबेबिलिटी 1/16 है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉटर्स? व्हाट इज द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग ऑल 4 daughters? नंबर ऑफ फैमिलीज with all 4 daughters. What do you mean by 1/16? 1/16 probability ये रिफ्लेक्ट करती है कि out of 16 families, one family will be there. yes,
out of 16 families, one has all 4 daughters. तो 16 में एक के साथ ऐसा हो रहा है, तो 10,000 में कितना होगा? तो 10,000, 16 में एक, तो 1 में 1/16, तो 10,000 में 10,000 into 1/16, 10,000/16, and if you calculate 16 6 ja 96, 2 5, so there will be 625 families having all 4 daughters. तो यहां पर एक तरह से प्रोबेबिलिटी का स्टेटिस्टिक्स के साथ में कनेक्शन है। वो क्या है? जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसका अकरेंस ज्यादा बारी होगा। जिस मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट इज गोइंग टू हैपन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रोबेबिलिटी, बट दिस इज ट्रू ओनली व्हेन द सैंपल इज वेरी वेरी लार्ज। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मान लो अगर मैं यहां इसी क्वेश्चन को करूं और मैं बोलूं कि 4 फैमिलीज हैं, तो कितनी फैमिलीज में चारों किड्स डॉटर होंगे? तो वहां पर आप 16/4 ऐसा तो नहीं बोल सकते 4/16, 1/4 फैमिली में। मैथमेटिकली गलत हो गया। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि चलो 16 फैमिलीज हैं, तो क्या 16 फैमिली में एक फैमिली में चारों किड्स डॉटर होंगे? इट इज नॉट वेरी लाइकली। यू कैनॉट से although it is true that out of 16 one family has all 4 daughters, but अगर 16 ही फैमिली को लेके आप काउंट करोगे ना तो जरूरी नहीं है। जैसे देखो 10,000 फैमिलीज हैं, उस 10,000 फैमिली में 625 में ऑल 4 किड्स आर डॉटर्स, बट अगर मान लिया वो 4 जो आप पिक कर रहे हो वो नॉन डॉटर वाली फैमिली में से 4 उठा लिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है। यस सर। तो वो नॉट किसी में भी एक भी डॉटर नहीं हो सकती। तो 14 पे नहीं, 16 पे नहीं। अगर प्रोबेबिलिटी 1/16 है तो 16 पे नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 16,000 पे कर सकते हैं, 16 लाख पे कर सकते हैं। तो अगर बहुत बड़ा सैंपल है तो सीधे प्रोबेबिलिटी से सैंपल को मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ टाइम द इवेंट अकर्ड ये पता चल जाएगा, लार्ज सैंपल में, छोटे सैंपल में नहीं। इस पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन जेईई एडवांस में एक बार पूछा गया था कि किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का हाफ लाइफ जो है वो 2 आवर्स है, और अगर उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के 50 सैंपल लिए गए, 50 न्यूक्लियस लिए गए, तो हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 आवर्स? अप्रॉक्सीमेटली 20। हाँ, नहीं, आंसर होगा कांट बी सेड, बिकॉज हाफ लाइफ का मतलब होता है कि एक टाइम इंटरवल जिसमें एवरी न्यूक्लियस इज इक्वली लाइकली टू डिके। अगर आप 50 ही न्यूक्लियस ले रहे हो तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो, बट अगर 50 मोल्स ले रहे हो, 50 मोल्स, 50 ग्राम एटम्स, मतलब देन द सैंपल स्पेस बिकम वेरी लार्ज। यस सर। तो तब 25 हो जाएगा। 50 मोल ले रहे हो तो 25 मोल डीके हो जाएगा, 25 बच जाएगा, लेकिन 50 न्यूक्लियस ले रहे हो तब नहीं बोल सकते। कुछ ऐसे समझो ना, कुछ ऐसे समझो कि हाफ लाइफ एक टाइम होता है जिसमें हर न्यूक्लियस के अगेंस्ट में एक कॉइन टॉस हो रही है। अगर उस कॉइन पर हेड आया तो वो डीके कर जाएगा, सेफ रहेगा, और टेल आया तो डीके कर गया। तो इट ऑब्जर्विंग 50 मतलब मेकिंग 50 ट्रायल का मतलब होता है यू टॉसिंग 50 कॉइन। तो क्या आप बोल सकते हो कि 50 कॉइन को टॉस करो तो 25 हेड आ जाएगा? नहीं बोल सकते नो ना, सर। आप नहीं बोल सकते हो। लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि 50 इंटू 10 टू द पावर 23 कॉइन्स को टॉस करो और 25 इंटू 10 की पावर 23 हेड आ जाए? यस, बोल सकते हो। तो सैंपल स्पेस हैज टू बी वेरी वेरी लार्ज, देन ओनली दैट प्रेडिक्शन कैन बी मेड। चलो वो तो एनीवे वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ये 12th क्वेश्चन जो है आपके स्कूल एग्जाम में, मतलब आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा बोर्ड में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिकॉज ये मेजरली स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। फिर भी आप जानते रहो, अगर इवेंचुअली मान लिया कहीं पे पूछ दिया तो यू नो इट। ठीक है बेटा, तो आज क्या सेशन को यहीं पर क्लोज कर रहा हूं मैं फिर। ओके ठीक है, तो अब तुम्हारा ये 6 एक्सरसाइज तो पूरी हो गई। अब
हाँ नहीं 7th तो अब अगली क्लास में, आज की क्लास में 7th, आज की क्लास में जो मैं कराऊंगा उसके बेस पर 7th कंप्लीट हो जाएगा और असाइनमेंट लेवल 1 के क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। ओके सर ये असाइनमेंट लेवल 1 नहीं है। कौन सा, ये वाला? यस नहीं सर। सर, वो दूसरा है सर, आपने जो 3 शेयर करे सर इसमें असाइनमेंट। नहीं असाइनमेंट लेवल 1 ये जो है बेटा ये असाइनमेंट्स हैं, वो ट्यूटोरियल शीट की बात मैं कर रहा हूँ। असाइनमेंट लेवल 1 वो दूसरा, जो दूसरा शेयर हुआ ना उसमें एक और भी शेयर हुआ ना असाइनमेंट यस लेवल, असाइनमेंट लेवल 2 एंड सर। 3, यस सर। यस उसको सर। उसको करेंगे। यस सर। और सर गेम्स भी करनी है सर। नहीं नहीं जरूरत नहीं है, गेम में हेयर एंड देयर कुछ प्रॉब्लम शायद हो जो मैंने नहीं डिस्कस करी, बाकी सारी क्लास में लगभग डिस्कस हो चुकी है, तो जरूरी नहीं। आप देख लेना, एक राउंड देख लेना, अगर कोई छूटा हुआ है तो कर जाना उसको। सर गेम्स आई नहीं। गेम्स नहीं आए तो गेम्स इसलिए भी नहीं दी होंगी ना मैंने, क्योंकि गेम्स के सारे क्वेश्चन मैं लगभग क्लास में डिस्कस कर दे रहा हूँ। ओके। ठीक है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, बुकलेट ही कर लो, मोर देन सफिशिएंट है।